नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी एमएलए पर हमला करने वाले हमारे लोग नहीं, बोले राकेश टिकैत। उन्होंने खुद ही अपने ऊपर कराया हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तमिलनाडु का राहुल गांधी ने किया शुक्रिया अदा, बोले ये चुनाव इतिहास और हितों को बचाने की लड़ाई है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी एमएलए पर हमला करने वाले हमारे लोग नहीं, बोले टिकैत। उन्होंने खुद ही अपने ऊपर कराया हमला। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी विधायक पर हमले में किसान संगठनों का कोई हाथ नहीं है। उनके लोगों ने एमएलए को केवल काले झंडे दिखाए थे। टिकैत का आरोप है कि विधायक ने खुद ही अपने ऊपर हमला कराया, जिससे किसानों पर तोहमत लगाई जा सके। टिकैत ने कहा कि किसान संगठन शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाने में यकीन रखते हैं, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार किसान संगठनों को बदनाम करके आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। इसी वजह से पहले 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के जरिए साजिश रची गई, तो बाद में फिर टूल किट को निशाना बनाकर आंदोलन को बदनाम किया गया। किसान नेता का कहना है, हम लोगों को केवल एक ही लक्ष्य है और वह है तीनों काले कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी पर कानून। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस लौटकर नहीं जाएंगे। आंदोलन में शामिल कोई भी किसान हिंसा में यकीन नहीं करता। उनका मानना है कि बीजेपी किसानों को बदनाम करने के लिए और भी साजिश कर सकती है। गौरतलब है कि पंजाब में भाजपा के एक विधायक की शनिवार को मुक्तसर जिले के मलोट में किसानों के एक समूह ने पिटाई कर दी थी। अबोहर के विधायक अरुण नारंग संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मलोट गए थे, लेकिन किसानों ने उनका तीखा विरोध किया और पिटाई करके उनके कपड़े तक फाड़ दिए। वहां तैनात पुलिस अधिकारी नारंग को निकालकर सुरक्षित जगह ले गए। नारंग ने बताया कि उन्हें कुछ लोगों ने घूंसा मारा और उन लोगों ने उन पर काला रंग भी फेंका। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु का राहुल गांधी ने किया शुक्रिया अदा, बोले ये चुनाव इतिहास और हितों को बचाने की लड़ाई है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए रण में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी शोर के बीच राहुल गांधी ने तमिलनाडु की जनता का शुक्रिया अदा किया है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह चुनाव से कहीं अधिक है, यह तमिल संस्कृति, इतिहास और हितों को बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद आपके प्रोत्साहन और समर्थन के लिए तमिलनाडु। इससे पहले राहुल गांधी ने अन्ना द्रमुक के शीर्ष नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के बाद वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगे झुकने को मजबूर हुए हैं। चेन्नई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, दुर्भाग्य से उन्होंने तमिलनाडु के लोगों का जो पैसा चुराया है उसके चलते वह अब फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश में हर कोई मोदी और शाह के समक्ष सिर झुकाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाईचारे और समानता के विचार में विश्वास करती है। गांधी ने आरोप लगाया कि यह भारत और तमिलनाडु के विचार पर हमला है और वह आरएसएस और नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित है। वे एक ऐसा तमिलनाडु चाहते हैं जो उनके सामने झुक जाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भारत की नींव का हिस्सा है। उन्होंने तमिल सीखने की इच्छा भी व्यक्त की। मैं तमिल लोगों के साथ एक रिश्ता, बराबरी का रिश्ता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तमिलनाडु से चले, दिल्ली से नहीं। गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले चुनावों में तमिलनाडु के राजनीतिक दलों अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच मुकाबला था। इस बार एक तरफ अन्ना द्रमुक, आरएसएस, मोदी, शाह है तो वहीं दूसरी ओर तमिल लोग हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन। कोरोना को लेकर हुई बैठक में सीएम उद्धव ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोरोना की स्थिति पर बैठक की। इस बैठक में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए गए। सीएम ने अधिकारियों से लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने को कहा है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर बुलाई गई इस बैठक में केस बढ़ने पर ज्यादा मौतें होने की भी आशंका जताई गई। कोरोना के केस बढ़ने के कारण स्वास्थ्य में सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। ऐसे में सरकार ने मीटिंग में फैसला लिया कि सभी नियमों का कड़ाई से पालन हो। अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो लॉकडाउन के लिए रोड मैप तैयार करें। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय सहित सभी सरकारी दफ्तरों में विजिटर पर भी रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र में बेकाबू रफ्तार पकड़ चुकी है। लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने के लिए संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने समीक्षा बैठक के बाद राज्य में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने पर सहमति दी है। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के लिए तैयारी का आदेश दिया है। सीएम उद्धव ने कहा कि लोग नियम नहीं मानेंगे तो लॉकडाउन लगेगा। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे के अलावा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, कोरोना टास्क फोर्स के डॉक्टरों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कहा कि मंत्रालय के साथ साथ सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों में विजिटर को प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि निजी दफ्तर और 50% स्टाफ का पालन नहीं करते हैं तो लॉकडाउन के लिए
तैयार रहना चाहिए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने बताया कि राज्य में संक्रमण की तेजी से बढ़ती घटनाओं के कारण सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेष रूप से बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 3,57,000 आइसोलेशन बेड में से 1,07,000 बेड भरे जा चुके हैं। 60,349 ऑक्सीजन बेड में से 12,701 बेड और 19,930 बेड में से 8,342 बेड पहले ही भरे जा चुके हैं। कुछ जिलों में बेड उपलब्ध नहीं है और संक्रमण बढ़ने के कारण सुविधा की क्षमता में गिरावट आ रही है। गौरतलब है कि रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 62 से अधिक नए मामले सामने आए, जबकि 312 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र कोरोना के मामले में टॉप कर रहा है, जहां अब तक 26 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 54,073 की मौत हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां लगी थी चोट वहीं अमित शाह पर गरजी ममता, बोली खेला अब अच्छे से होगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी रविवार को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करने पहुंची। यहां उन्होंने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बाप बेटी की मदद के बिना नंदीग्राम आंदोलन के दौरान पुलिस नहीं घुस पाती। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। बता दें कि ममता ने नंदीग्राम की बिरुलिया में रविवार को वही रैली की जहां उनको हाल ही में चोट लगी थी। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि उस दौरान नंदीग्राम आंदोलन जिन सीपीएम के लोगों ने हत्या की वो आज बीजेपी में शामिल होकर घूम रहे हैं। भवानीपुर से चुनाव लड़ती तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं नंदीग्राम के लोगों के जमीन के आंदोलन को नमन करने के लिए यहाँ से खड़ी हुई हूँ। सीएम ममता ने नंदीग्राम में कहा कि आपकी मिट्टी को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ, मैं यही की भूमि कन्या हूँ और तब शुभेंदु मुझे बाहरी बोलते हो, शर्म नहीं आती। ममता ने आगे कहा कि जब उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पिता को यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री बनाया था तब शुभेंदु नाराज हो गए। शुभेंदु इसलिए नाराज हुए कि उनकी जगह मुझे क्यों नहीं मंत्री बनाया। ममता ने कहा कि वह नंदीग्राम आंदोलन के दौरान 2 हफ्ते तक अपने घर से नहीं निकले थे। मुकुल रॉय से असलियत पूछ सकते हैं। ममता बनर्जी ने बेहद कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि बाहर से गुंडे ला रहे हो, बिहार और यूपी से गुंडे ला रहे हो, हिंदू और मुसलमान कर रहे हो। कुछ दिन पहले तक तो तुम भी टोपी पहनकर घूमते थे, अब गेरुआ हो गए। ममता ने कहा कि खेला अब अच्छे से होगा। आखिर गृह मंत्री कैसे बोल सकते हैं कि पहले चरण में 26 सीटें मिलेंगी? क्या उन्होंने मशीन में घुसकर देखा है? बता दें कि अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि बंगाल में पहले चरण में हुए मतदान में बीजेपी 26 सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि रविवार को पूर्वी मेदिनीपुर के चांदीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मतदान होने तक नंदीग्राम में ही रहूंगी, मतदान के बाद ही यहां से। ममता ने कहा कि 1 अप्रैल को चुनाव होने तक मैं अगले 3 दिन तक नंदीग्राम में रहूंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के पहले चरण के चुनाव को लेकर अमित शाह के दावे को ममता बनर्जी ने बताया अविश्वसनीय। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 30 में से 26 सीटें जीतने के गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि इस दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जनादेश का पता तो मतगणना के बाद ही सामने आएगा। शाह ने नई दिल्ली में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था। अमित शाह का नाम लिए बगैर ममता ने कहा कि चुनाव के तुरंत बाद ऐसा दावा कैसे किया जा सकता है, जबकि अभी 7 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं और मतगणना होनी है। ममता ने नंदीग्राम से लगे चंडीपुर में विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रैली में कटाक्ष करते हुए कहा, एक नेता ने कहा है कि बीजेपी पहले चरण की 30 में 26 सीटों पर जीतेगी। अरे सभी 30 सीटों पर दावा क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने बाकी सीटें कांग्रेस और सीपीएम के लिए छोड़ दी? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वह कोई अनुमान नहीं लगाएगी, यह जनादेश है जो मतगणना के बाद पता चलेगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मतगणना 2 मई को होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि 84% मतदान हुआ है, लिहाजा वह अंदाजा लगा सकती हैं कि जनता ने टीएमसी के पक्ष में वोट दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी ट्वीट कर कहा कि माइंड गेम काम नहीं करेगा, सीटों पर अपना अनुमान लगाने का स्टंट गुजरात जिमखाना में करिए, यह बंगाल है, खेला होबे। उन्होंने टीएमसी स्वीप्स फेज 1 तृणमूल कांग्रेस प्रथम चरण के चुनाव में सुपड़ा साफ कर देगी हैशटैग के साथ पार्टी के खेला होबे अभियान का भी जिक्र किया है। शाह ने कहा था कि पहले चरण में मतदान प्रतिशत के अधिक रहने से यह संकेत मिलता है कि बीजेपी 30 सीटों पर हुए चुनाव में ज्यादातर को अपनी झोली में डाले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। होलिका दहन पर किसानों ने जलाई कृषि कानूनों की प्रतियां, राकेश टिकैत बोले आंदोलन जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज होलिका दहन के मौके पर किसान कानूनों प्रतियां जलाई। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। किसान कानूनों की प्रतियां जलाकर राकेश टिकैत ने कहा, हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश में जाकर किसानों को संगठित कर रहे हैं, आंदोलन जारी रहेगा। 5 अप्रैल को मनाया जाए एफसीआई बचाओ दिवस।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों ने रविवार को होलिका दहन के दौरान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। मोर्चा ने बयान में कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमाओं पर होली मनाई और यह सुनिश्चित किया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। मोर्चे ने कहा कि 5 अप्रैल को FCI बचाओ दिवस मनाया जाएगा और देश भर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों को घेराव किया जाएगा। बयान में कहा गया, सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में FCI का बजट भी घटा है। हाल ही में FCI ने फसलों की खरीद के नियमों में भी बदलाव किया है। SKM ने हरियाणा विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक 2021 को पारित किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आंदोलनों को दबाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने सभी सीटें जीतने का दावा करने वाले भाजपा के विज्ञापन पर कार्रवाई की मांग की। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ऊपरी असम में सभी सीटें जीतने का दावा करने वाले खबर के प्रारूप में छपे भाजपा के विज्ञापन के खिलाफ यहां निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन दिया है और भाजपा तथा 6 अखबारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन प्रदेश कांग्रेस की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खड़े को दिया गया है। असम प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शेष 2 चरणों के चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए समाचार के प्रारूप में 6 अखबारों में भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के विधि समूह के अध्यक्ष नीरन बोरा ने पत्रकारों से कहा, समाचार रिपोर्ट के प्रारूप में विज्ञापन का प्रकाशन निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों की सुर्खी इस तरह की है, भाजपा ऊपरी असम में सभी सीटों पर जीतेगी। भाजपा के शुभचिंतक और कार्यकर्ता गदगद, भाजपा ने ऊपरी असम की सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित की। ज्ञापन में दिए गए 6 अखबारों के नाम द असम ट्रिब्यून, असोमिया प्रतिदिन, अमर असोम, दैनिक असोम, नियोमिया बाटा और असोमिया खबर है। असम में दूसरे चरण का चुनाव 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल को होगा, जबकि तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 6 अप्रैल को होगा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, हमने CEO से मामले की जांच करने और तत्काल कदम उठाने की मांग की है, अन्यथा उनकी विश्वसनीयता पर शक होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मामले पर दिल्ली में निर्वाचन आयोग को शिकायत करेंगे। संपर्क करने पर CEO दफ्तर के एक अधिकारी ने बताया कि मामले का परीक्षण किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी फिर बोली, बंगाल में भाजपा को मिलेगा 0। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 0 सीटें मिलने का दावा किया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार भी किया है। रविवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के चंडीपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में अमित शाह के बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटों पर भाजपा की जीतने के दावे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 26 क्यों कहा, पूरा 30 ही बोल देते, रसगुल्ला मिलेगा। ममता ने यहां शाह का नाम लिए बिना कहा। एक भाजपा के नेता ने कहा कि वह 26 सीट जीतेंगे, उन्होंने 4 सीट क्यों छोड़ दी, कहते हैं कि 30 में से 30 जीतेंगे, उन्हें रसगुल्ला मिलेगा। ममता ने कहा कि 30 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ है, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन 84% मतदान हुआ है, इसीलिए कह रही हूं कि तृणमूल कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करेगी। ममता ने इस दौरान केंद्रीय बलों को भी सचेत किया। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय बलों से अनुरोध करना चाहती हूं कि भाजपा के लिए प्रचार करना आपका काम नहीं है। आप सब यूपी से आए हैं, यह जान लीजिए कि मोदी और योगी के यहाँ वोट नहीं है। बंगाल की महिलाओं के साथ पंगा मत लो। नंदीग्राम के संग्राम में डटी ममता ने कहा कि अब वोटिंग के बाद ही जाऊंगी। उल्लेखनीय है कि बंगाल के चुनाव में दूसरे चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मतदान 1 अप्रैल को होना है। यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में है और उनके सामने भाजपा के शुभेंदु अधिकारी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला, कहा सोचा नहीं था इस तरह पीठ में छुरा मार जाएगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोल उत्सव में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से उनकी पीठ में छुरा मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी से पहले पिता पुत्र दोनों का कोई अस्तित्व नहीं था। गौरतलब है कि नंदीग्राम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीट है। इस सीट पर ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से खुद उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। पिछले साल शुभेंदु टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग होगी। दोल उत्सव में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन के भावनात्मक पलों को याद किया। उन्होंने कहा, लोग मारे गए थे, चंडीपुर में मैं सारी रात बैठी रही, नंदीग्राम जाने नहीं दिया गया, कोलाघाट में मेरी गाड़ी रोकी गई, गवर्नर ने आने नहीं दिया, कहा कि आपके ऊपर पेट्रोल बम मारने की बात कही जा रही है। दूसरे दिन कोलाघाट आई, इस
जिसके बाद बाइक से गांव के रास्ते निकल गई, किसी तरह तामलुक गई। उन्होंने सवाल किया, क्या आंदोलन में इतने लोग मारे गए थे, उनका क्या हुआ? सीबीआई के पास केस गया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर ने 30 में से 26 सीटें जीतने की बात कही है, उन्हें क्या कोई खेला किया है क्या? मैंने तो नहीं कहा कि कितनी सीटें जीतूंगी। दरअसल कि सीएम का ये बयान अमित शाह के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि बंगाल के पहले चरण की 30 में से 26 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। थरूर ने कहा, केरल में नहीं चलेगा भाजपा का लव जिहाद का शिगुफा, केरल में यूडीएफ के पक्ष में हवा। जी हां दोस्तों, भाजपा केवल सांप्रदायिकता फैला सकती है, इसीलिए वह केरल में लव जिहाद का शिगुफा छोड़ रही है, लेकिन बहुलतावादी केरल में उसकी है झांसेबाजी नहीं चलेगी। यह बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कही है। उन्होंने कहा, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए 88 वर्षीय ई श्रीधरन प्रख्यात मेट्रो मैन केरल के राजनीतिक भविष्य नहीं बन सकते। यूडीएफ के जीतने पर थरूर ने मुख्यमंत्री बनने से किया इनकार। थरूर ने इस संभावना से इनकार किया कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जीतने पर वह राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा, राज्य में कांग्रेस के पास कई प्रभावशाली और समर्थ नेता हैं। थरूर ने दावा किया कि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के पक्ष में हवा बह रही है। पार्टी और उसके सहयोगी दल अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2 मई को घोषित होने वाला चुनाव परिणाम यह बात साबित कर देगा। केरल में भाजपा के असर पर पूछे गए सवाल के जवाब में थरूर ने कहा, भाजपा राज्य में सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है, वह लव जिहाद के नाम पर घृणा की राजनीति कर रही है। ऐसा कर वह समाज में बांटना चाहती है और चुनाव में उसका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन केरल जैसे बहुलतावादी राज्य में यह संभव नहीं होगा। केरल के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं और आगे भी वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में सभी टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा, एनएचएआई परेशान, 500 करोड़ का नुकसान। जी हां दोस्तों, पंजाब में टोल प्लाजाओं पर किसानों द्वारा बीते 5 महीनों से धरने जारी रखते हुए टोल वसूली बंद कर दिए जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अब तक करीब 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यह खुलासा एनएचएआई की ओर से पंजाब की मुख्य सचिव को भेजे पत्र में हुआ है। बता दें कि पंजाब से होकर गुजरते राष्ट्रीय राजमार्गों पर एनएचएआई के 25 टोल प्लाजा हैं, लेकिन केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते साल सितंबर-अक्टूबर से पंजाब में सभी टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना शुरू कर दिया और वहां टोल टैक्स की वसूली बंद कर दी, जो अब भी बंद है। एनएचएआई ने पत्र में लिखा है कि 1 अक्टूबर 2020 से वाहनों को बिना टोल टैक्स आने जाने दिया जा रहा है। आंदोलनकारी किसानों के इस कदम से राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर एनएचएआई को टोल टैक्स के रूप में होने वाली आमदनी रुक गई है और एनएचएआई को 1 अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक लगभग 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। एनएचएआई का कहना है कि टोल के जरिए होने वाली आमदनी रुकने के कारण पंजाब में हाईवे की मरम्मत का काम भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा राज्य में प्रस्तावित विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रभावित हुआ है। पैसे की आमदनी रुकने से नए प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है और मौजूदा नेशनल हाईवे की मरम्मत भी नहीं हो रही है। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय सड़क मार्ग एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह मसला पंजाब सरकार के सामने पहले भी उठाया था, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एनएचएआई ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि आंदोलनकारी किसानों से समझाकर मसले का हल निकाला जाए ताकि राज्य में टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली का काम शुरू हो सके। गौरतलब है कि आंदोलन के तहत पंजाब में किसानों ने न सिर्फ टोल प्लाजा बल्कि रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर भी धरना लगा रखा है। किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और केंद्र सरकार अब तक किसानों की कोई मांग मानने को तैयार नहीं हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत ने दी सरकार को चुनौती, बोले किसान नेताओं की रिहाई नहीं हुई तो बीजेपी नेताओं का होगा बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को देहरादून जिले के विकास नगर के हरबटपुर में आयोजित किसान महापंचायत में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान टिकैत ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उसे तानाशाह करार दे डाला। किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए किसान नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग करते हुए टिकैत ने कहा कि यह कृषि कानून नहीं बल्कि काले कानून हैं जो किसानों की बर्बादी की गारंटी देते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि गुजरात और बेंगलुरु में किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए किसान नेताओं की शाम तक रिहाई नहीं हुई तो देश भर में बीजेपी नेताओं का बहिष्कार होगा। बीजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई संगठनों से जुड़े लोग भी किसान महापंचायत में पहुंच। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु चुनाव रैली में बरसे राहुल गांधी, बोले भाजपा में रिश्ता बनाना है तो मोदी शाह के पैर छूने होंगे। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चेन्नई में एक रैली की। रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और
अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में तभी रिश्ते टिक सकते हैं जब आप पार्टी के शीर्ष नेताओं के पैर छूते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रिश्तों की संभावना तभी है जब आप प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के आगे सिर झुकाएंगे। राहुल गांधी ने एक तस्वीर का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर यह आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को नियंत्रित कर रहे हैं, चुपचाप उन्हें पैर छूने के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को अमित शाह के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए अमित शाह के आगे झुक रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला। आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो गाली हमें क्यों दे रहे हैं? जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सियासी बयानबाजी जारी है। ममता बनर्जी ने पहले ही पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।